तत्वों के लेक्चर 5 आज देखेंगे, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं शक्ति के आधार पर भस्म के कितने प्रकार होते हैं। अम्ल के प्रकार हम पिछले कक्षा में पढ़ चुके हैं। चलिए आज शक्ति के आधार पर भस्म के कितने प्रकार होते हैं ये हम जानेंगे। तो शक्ति के आधार पर भस्म के 2 प्रकार होते हैं, एक प्रबल भस्म होता है, दूसरा दुर्बल भस्म होता है। ठीक है, तो प्रबल भस्म किसे कहते हैं? तो जो भस्म अम्ल में पूर्णतः घुलकर अधिक मात्रा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। उसके बाद दुर्बल भस्म किसे कहते हैं? जो भस्म जल में आंशिक रूप से घुलकर, आंशिक का मतलब होता है थोड़े से भाग ही घुलेगा और बहुत कम मात्रा में OH माइनस आयन देता है, उसे क्या कहते हैं? दुर्बल भस्म कहते हैं। ठीक है, इसके लिए अमोनियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। चलिए इसके आगे का जो हम टॉपिक पढ़ेंगे उसमें पढ़ना है कि पीएच स्केल क्या होता है। तो पीएच स्केल का अगर पीएच के बारे में हम पढ़ें तो ये पी और एच 2 अंग्रेजी वर्णमाला के वर्ड से मिलकर इसको बनाया गया है, जिसमें पी का अर्थ होता है प्रोटेन्स, जिसका अर्थ होता है क्या? शक्ति। यानी इसमें जो पी है ना, पीएच में जो पी है, उस पी का जो अर्थ होता है वो प्रोटेन्स होता है। प्रोटेन्स का अर्थ क्या होता है? शक्ति होता है। अब ये प्रोटेन्स किस भाषा से लिया गया? तो लैटिन भाषा से लिया गया। ठीक है, और एच का अर्थ होता है हाइड्रोजन। ठीक है, और इसका अगर पूरा फुल फॉर्म देखा जाए तो हो जाएगा पावर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, इस 1909 ईस्वी में सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने इसे बनाया था। तो पीएच स्केल को किसने बनाया था? तो सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने बनाया था। ठीक है, इसमें जो माप होती है ना, वो 0 से कहाँ तक होती है? 14 तक होती है। और 7 ऐसा मान होता है, या ऐसा बोल सकते हैं कि ये बीच का मान है, जिसका जब भी 7 आ जाए तो इसका मतलब वो उदासीन विलयन को प्रदर्शित करता है। चलिए उसके बाद हम पढ़ेंगे कि पीएच का मान क्या होता है। तो पीएच स्केल में आगे बढ़ने पर अम्लीयता इसकी क्या होती है? घटती है। यानी ये जो पीएच स्केल है ना, जैसे ही हम 0 से हम आगे बढ़ेंगे तो इसकी अम्लीयता क्या होती है? घटती है। ठीक है, पीएच स्केल में पीछे आने पर अम्लीयता क्या होती है? बढ़ती है। यानी अगर हम यहाँ से पीछे जाएँ तो इसकी अम्लीयता क्या हो जाती है? बढ़ती है। उसके बाद पीएच स्केल में आगे बढ़ने पर क्षारीयता बढ़ती है। देखिए आगे बढ़ेंगे तो इसकी अम्लीयता घटेगी और फिर आगे बढ़ेंगे तो क्षारीयता क्या होगी? बढ़ेगी। इससे ऑब्जेक्टिव हम आपको करवाने वाले हैं। चलिए, वैसा विलयन जो पौधों में कोई यहाँ पे आते हैं। वैसा विलयन जो नीले पदार्थ को लाल कर दे उसे अम्ल कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको यहाँ पे 3 बीकर दिया। ठीक है, 1 बीकर दिया, 2 और 3। इस तीनों बीकर में आपसे क्या कर दिया कि अम्ल डाल दिया, अम्ल भस्म या तीनों डाल दिए। ठीक है, तो अभी आपको पता नहीं कि किसमें अम्ल है, किसमें लौन और किसमें क्या है? भस्म। तो आप क्या करेंगे कि इसको कैसे साबित करेंगे? ठीक है, कि इस तीनों में क्या है? अम्ल है, भस्म है या लौन है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक नीले रंग का पदार्थ लेते हैं। ठीक है, उसके बाद एक लाल रंग का पदार्थ लेंगे और एक ऐसे ही पदार्थ लेंगे, नीला या लाल कलर का पदार्थ ले लेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे कि इस पे हम इस विलयन में से थोड़े से बूंद को इस पर डालेंगे। ठीक है, ये पदार्थ कैसा है? नीला रंग का है। ठीक है, अब इस विलयन में से थोड़े से इस बूंद को डालेंगे तो ये क्या हो जाता है? हमारा लाल कलर का हो जाता है। ठीक है, तो जब लाल हो जाए तो इसका मतलब ये जो विलयन है वो क्या हो जाएगा? अम्ल हो जाएगा। वहीं कह रहा है वैसा विलयन जो नीले पदार्थ को लाल कर दे उसे क्या कहते हैं? हम अम्ल कहते हैं। ठीक है, तो वही एक नीला रंग का हम क्या लिए? पदार्थ लिए और इस पे एक विलयन के 2 बूंद डाले और ये जो पदार्थ है वो नीला से कैसा बन गया? लाल में परिवर्तित हो गया। इसका मतलब ये क्या होगा? हमारा अम्ल होगा। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं कि ये लाल कलर का पदार्थ होगा और इस पे हम इस विलयन से निकाल कर 2 बूंद इस पर गिराते हैं। तो ये जो था ना, जो लाल कलर का था, अब ये किस कलर का हो जाता है? नीला रंग का हो जाता है। तो इसका मतलब ये जो विलयन है वो क्या हो जाएगा? हमारा भस्म हो जाएगा। ठीक है, और ये लाल और मान लीजिए लाल कलर का और नीला कलर दोनों कलर का। ठीक, और इसमें से हम क्या करते हैं? 2 बूंद इसमें गिराते हैं। ठीक है, इस विलयन से 2 बूंद इस पर गिराते हैं और इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? हमारा लवण हो जाएगा। ठीक है, तो वही लिखे हैं कि वैसा विलयन जो नीले पदार्थ को लाल कर देता है उसे क्या कहेंगे? वो क्या होता है? वो अम्ल होता है। ठीक है, और वैसा विलयन जो लाल पदार्थ को नीला कर दे, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा? हमारा भस्म कहलाएगा। आगे देखते हैं कि वैसा विलयन जो पदार्थ के रंग में कोई परिवर्तन पदार्थ के रंग में कोई परिवर्तन न करे उसे हम लवण कहेंगे। ठीक है, अब हमें
जिस पदार्थ के द्वारा किसी अम्ल भस्म के बारे में पता चल जाए वो पदार्थ हमारा क्या कहलाएगा, सूचक कहलाएगा। ठीक है, चलिए इसके आगे वाला टॉपिक पढ़ते हैं। अब इसी के आधार पर हम सूचक की परिभाषा देंगे। सूचक क्या होता है, तो सूचक वह पदार्थ है जो बिलियन के हमें किसी बिलियन के अम्लीयता और क्षारीयता के बारे में पता करता है। ठीक है, तो सूचक एक ऐसा पदार्थ होता है जो हमें बताता है कि कोई बिलियन अम्लीय है या क्षारीय है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि सूचक वह पदार्थ है जो हमें बिलियन के अम्लीय एवं क्षारीय गुण को बताता है। ठीक है, जैसे इसका एग्जांपल ले लेते हैं। लाल जो लिटमस पत्र होता है, उसके बाद हल्दी होता है, फिनोल्फेथिलीन होता है, ये सब मिथिल ऑरेंज का जो मेथिल ऑरेंज होता है वो हमारा क्या हो जाता है, सूचक कहलाता है। ठीक है, सूचक के प्रकार, सूचक कितने प्रकार के होते हैं, तो सूचक हमारा जो होता है ना वो 3 प्रकार का होता है। पहला होता है प्राकृतिक सूचक, उसके बाद कृत्रिम सूचक और गंधीय सूचक। ठीक है, तो प्राकृतिक सूचक का अर्थ होता है ऐसा सूचक जो मानव निर्मित द्वारा नहीं हो, और कृत्रिम सूचक का ही नाम होता है मानव निर्मित सूचक। ठीक है, कृत्रिम सूचक को ही बोलते हैं। ठीक है, सूचक। ठीक है, कृत्रिम सूचक जैसे मानव के द्वारा बनाए गए को ही उन्हें कृत्रिम सूचक कहते हैं। जो जिससे सूचक को मानव ने बनाया है उसी को ना बोलेंगे, तो इसीलिए इसको मानव निर्मित सूचक भी कहते हैं, कृत्रिम सूचक भी कहते हैं। प्राकृतिक सूचक का उदाहरण क्या हो जाएगा, हमारा लाल गोभी का पत्ता हो जाएगा, हल्दी हो जाएगा, और कभी कभी फूलों के पत्ते का भी जो प्रयोग होता है ना वो सूचक के रूप में किया जाता है। ठीक है, कृत्रिम सूचक लिटमस पत्र, मेथिल ऑरेंज और फिनोल्फेथिलीन, ये सब जो है ना मानव निर्मित द्वारा बनाया गया सूचक है। गंधीय सूचक में आपका लौंग आ जाएगा, वेनिला इत्र आ जाएगा। ठीक है, इसमें से आपका जो इम्पोर्टेंट होता है प्राकृतिक सूचक में आप हल्दी याद रखिएगा और लिटमस पत्र होता है। यानी सबसे अधिक प्रयोगशाला में सूचक बहुत सारे होते हैं, लेकिन प्रयोगशाला में केवल लिटमस पत्र का ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है, सूचक बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन प्रयोगशाला में अधिकांशतः लिटमस पत्र का ही प्रयोग किया जाता है। लिटमस पत्र क्या होता है, तो थैलाफाइटा जो वर्ग होता है ना, इसके लाइकेन के पौधे से इसको निकाला जाता है। ठीक है, तो जो लिटमस पत्र होता है तो जो पौधे को वर्गों में बांटा गया है, तो उस वर्गों में जो थैलोफाइटा का वर्ग होता है ना, उस थैलोफाइटों में पाए जाने वाले लाइकेन होते हैं, इसी लाइकेन से लिटमस पत्र को निकाला जाता है। ठीक है, उसके बाद पीएच का फॉर्मूला क्या होता है, पीएच बराबर माइनस लॉग ए, और एच प्लस आयन का क्या होता है, सांद्रता होता है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको लॉग और एच को हम बट्टा में भेज देते हैं, यही हमारा पीएच निकालने का क्या हो जाता है, फॉर्मूला हो जाता है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।